सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नकली उर्वरक किसानों और पर्यावरण के लिए बढ़ती चुनौती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय उर्वरक संघ के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में अमानक उर्वरकों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि हमें नकली एवं घटिया गुणवत्ता वाले फर्टिलाइजर्स की समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा। इस गंभीर विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। डॉक्टर चौधरी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर चौधरी, जो ये नकली और कम गुणवत्ता वाले फर्टिलाइजर्स की जो समस्या है जिसका जिक्र हुआ है और जिसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की बात कही गई है, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? और अगर आप हमें बता सके कि क्या सप्लाई चेन होती है फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन से फार्मर तक पहुंचने तक, और कौन कौन से स्टेज पर गुणवत्ता चेक की जाती है, क्वालिटी चेक, क्या क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बता सकें। जी धन्यवाद। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। गंभीर केवल इसलिए नहीं कि ये अमानक या नॉन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो अपराध है या क्राइम है वो किसी एक इंडिविजुअल के प्रति होता हो, लेकिन ये तो ऐसा अपराध है जिसमें व्यक्ति, समाज ये तो प्रभावित होते ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो पर्यावरण और जो जलवायु की जो समस्या है आगे की, वो सब भी इससे प्रभावित होती है। इसलिए मुद्दा बहुत ही गंभीर है। ऐसा होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अभियान का आह्वान किया है, हम सब उसका समर्थन करते हैं और हमें करना भी चाहिए। दूसरी बात, जब उर्वरक बनते हैं तो जिस फैक्ट्री में बनते हैं उस पे पूरी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। जो 3 तरह की कंपनियां इस देश में काम करती है उर्वरकों के क्षेत्र में। पहली कंपनियां वो जो सरकार द्वारा पोषित है, जिसको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, इस तरह की कंपनियां आती है। दूसरी कंपनियां वो है जो सहकारिता के आधार पर चलती है, जिसमें कोऑपरेटिव्स, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, किसानों की अपनी कोऑपरेटिव्स है, जैसे इफको, क्रिफको, ये मुख्यतः इसमें है। और तीसरी वो कंपनियां हैं जो पूर्णतः प्राइवेट ओन्ड कंपनियां हैं। ये भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये कंपनियां कई सालों से, लगभग 70 वर्षों से बहुतायत तरीके से इस देश में उर्वरक का व्यवसाय तो करते ही है, लेकिन इसमें जब बनाया जाता है उर्वरक, सभी तीनों ही तरह की कंपनियों में जब उर्वरक बनाया जाता है तो वहां से लेके तो सप्लाई चेन तक, सप्लाई के आखिरी चेन तक जगह जगह क्वालिटी के पैरामीटर्स और क्वालिटी चेक्स लगाए जाते हैं। और ये एक सुनिश्चित क्वालिटी चेन के रूप में ये सारे फर्टिलाइजर सप्लाई किए जाते हैं। और इसमें अंतिम कड़ी होती है जो डीलर के पास तक ये बिल्कुल चेन के हिसाब से पहुंचते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो जितने भी उर्वरक होते हैं, बीच में इनकी बैग खोल करके इसके अंदर दूसरा मटेरियल घुसा दिया जाए, इसकी संभावना बहुत कम होती है। वो इसलिए कि ये सारे मटेरियल हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, कई सॉल्युबल होते हैं, नमी को ये स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे ही नमी फर्टिलाइजर में आती है उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है। फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाए मतलब अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो उसका क्लॉट बन जाता है, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसके बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। तो फिर वो किसानों की इस्तेमाल करने योग्य बचता नहीं है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि जो भी खाद की बोरी आती है या उर्वरक की बोरी आती है, किसान अपने खेत में ले जाता है, खेत में ले जाने के बाद ही उसको खोलता है। नमी के संपर्क में आते से ही वो खराब होना शुरू हो जाती है। अब ये जो स्पूरियस मटेरियल है जो अमानक तरीके से बेचा जाता है, वो नकली मटेरियल ऐसे तरीके से नकल करते हैं लोग कि बिल्कुल बैग में वैसे के वैसे ही लिखा हुआ होगा, उसकी सिलाई और ढलाई ऐसी होगी कि जैसे ओरिजिनल की तरह वो दिखाई दे, और उसको दूसरे तरीके से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और ये जो मेन चेन है, मेन उर्वरक कंपनियों की चेन, उसके तहत इसका घुसना लगभग असंभव प्राय है, लेकिन किसी और माध्यम से इसको घुसाया जाता है। तो क्या हम ये माने कि जो किसान है जिनके लिए सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर का वादा है सरकार का और वो सप्लाई भी होती है, अगर वो ठीक जगह से खरीदें, कोई रजिस्टर्ड दुकानें होती हैं या रजिस्टर्ड आउटलेट्स होते हैं जहां से किसानों को ही खरीदना चाहिए फर्टिलाइजर, ताकि सबसे ज्यादा चांस हो कि उनको सही गुणवत्ता वाला फर्टिलाइजर मिले जो उन्हीं के लिए, उन्हीं लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया था। जो रजिस्टर्ड डीलर्स है
रजिस्टर्ड डीलर्स जो कंपनियों के माध्यम से रजिस्टर्ड किए गए हैं, उन डीलर्स के माध्यम से अगर इसको लिया जाए तो उसमें संभावना काफी कम हो जाती है कि स्प्यूरियस मटेरियल उसके अंदर जाए। अभी जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल बिक रहा है उसमें अक्सर देखा जाता है कि डीलर के पास, डीलर के नीचे जो दूसरी चेन होती है, एक डीलर तो एक स्टैंडर्ड नगर में या बहुत छोटे देहात में तो डीलर होता नहीं, वहां से ला करके देहात के स्तर पर फिर और कौन कौन सी चीजें उसके पास आती है, इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है और वहां से संभावना बन जाती है कि और उसके अंदर स्प्यूरियस मटेरियल जाए। लेकिन जो रजिस्टर्ड डीलर्स है उनके माध्यम से अगर लिया जाए तो इसकी संभावना काफी मात्रा तक इसकी घटाई जा सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा, रेखांकित किया केंद्रीय मंत्री ने, कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है, उसके तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है। तो इससे जो अथॉरिटीज है उनके भी हाथ मजबूत होते हैं कि अगर कहीं भी इस तरह का कुछ पकड़ा जाता है, स्पूरियस फर्टिलाइजर्स या सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर्स, तो वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये बहुत जरूरी है। उसके लिए जो राज्य सरकार के तंत्र है उनका मजबूत होना और उनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और आदरणीय मंत्री जी ने जो बात कही है बिल्कुल 100% सही है। जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है FCO, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बना हुआ है, इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये एक्ट है, इसके तहत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, बहुत सख्त उसके अंदर दिए गए हैं और उस आधार पर भारत सरकार ने फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की हुई है जो फरीदाबाद में है, और उसकी रीजनल लेबोरेटरीज देश में और अन्य स्थानों पर भी है। राज्यों के माध्यम से इसमें क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है और राज्यों की भी अपनी लेबोरेटरीज है और इसमें ऐसे उसके अंदर ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि कभी भी जाके किसी भी शॉप में जाके, किसी भी डीलर के पास जाके, किसी भी स्तर पर ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और इसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है। पास्ट में भी बड़ी सख्त इसमें एक्शंस ली गई है और फ्यूचर में भी इसमें एक्शंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत, ये एक्ट के अंतर्गत ये पूरा वो दिया गया है, फ्रीडम दी गई है राज्य सरकारों को भी और जो रीजनल लेबोरेटरीज है उनको भी कि कभी भी कहीं का भी सैंपल ये ले सकते हैं और प्रोविजंस भी दिए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन। उसके तहत अगर कोई पाया गया ऐसा करता हुआ तो उसके अंदर बहुत ही सख्त कार्रवाई होती है। होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए उन्होंने राज्यों को फीडबैक एवं सूचना तंत्र विकसित कर किसानों को और किसान समूहों को भी इस निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही है और किसानों को असली व नकली उत्पादों की पहचान हेतु जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको लगता है कि इसमें अगर राज्य सरकार ज्यादा परीक्षण, ज्यादा सैंपलिंग बढ़ाती है, परीक्षण बढ़ाती है और किसानों को भी जागरूक करती है, अगर किसान जब उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि जो सही उनको परिणाम चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो वो इमीडिएटली वो रिपोर्ट करें, इस तरह का जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, आपको लगता है कि सब पक्षधरों को मिलकर ही इस समस्या से जूझना होगा और अगर इसे जड़ से समाप्त करना है? जी बिल्कुल, कोई एक पक्षधर या एक स्टेक होल्डर इसका खात्मा नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा होगा कि इसको अभियान की तरह चलाया जाए देश भर में, और अभियान चलाने के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ानी होगी। जैसा आपने सुझाया है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्शन ये बढ़ाना होगा। ये आवश्यक है कि हर लॉट में सिर्फ लॉट तक सीमित न रह के वो किसान जब इस्तेमाल करता है वो जो यूज पॉइंट है, लास्ट वाला जो एंड यूजर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से सैंपलिंग करना आवश्यक है, वरना ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कब कौन सी चीज कहां से घुस गई। और दूसरा, लेबोरेटरीज की संख्या भी बढ़ानी होगी, उसमें ट्रेन्ड मैन पावर भी बढ़ाना होगा। ये सारी चीजें राज्य सरकार के सपोर्ट से ही भारत सरकार इसको कर सकती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपकी चर्चा में आई वो कि किसानों की अगर इसमें भागीदारी बढ़ा दी जाए तो किसानों की भागीदारी से एक जागरूकता निर्माण होगी। किसान स्वयं ही अगर सैंपल ला करके दे कि ये भी मेरा टेस्ट करके दीजिए, फलानी दुकान से मैंने खरीदा था, और ऐसे प्रोविजन तो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है ही है, एक्शन लेने के प्रोविजन तो उसके अंदर है ही है, और उस एक्ट को अगर फुली इम्प्लीमेंट किया जाए, अच्छी तरह से उसका अमल किया जाए, तो मेरे ख्याल से 1 साल में, 2 साल में, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण लगाया जा सकेगा। आपने अभी बात करी थी कि जो नकली फर्टिलाइजर्स हैं या निम्न क्वालिटी के मिलावट वाले फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे बहुत नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, और जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट को किस तरह से, क्या कार्बन एमिशंस या कौन कौन से तरीके हैं जिससे नुकसान होता है पूरे इकोसिस्टम को, अगर हम सॉइल की बात भी करें तो? देखिए, जो
स्प्यूरियस फर्टिलाइजर्स होते हैं या सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर होते हैं या निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक होते हैं, इसमें गुणवत्ता निम्न क्यों होती है? क्योंकि बहुत ही खराब तरह का मटेरियल इसमें मिलाया जाता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होगा, जैसे यूरिया है, केमिकली वो NH2CO NH2 ये होगा, लेकिन वो तो सिर्फ यूरिया जैसा दिखने वाला मटेरियल होगा, वो तो NH2CO NH2 होगा नहीं, और ना ही उसके अंदर एमाइड होगा, ना उसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ना उसका अमोनिफिकेशन हो सकता है, ना इसका नाइट्रिफिकेशन हो सकता है। तो साइंटिफिकली तो ये कुछ नहीं हो सकता। अब जब ऐसा मटेरियल, पता नहीं ये ग्रेनाइट स्टोन से बना हुआ है या जो टाइल्स हम घरों में लगाते हैं सिरेमिक्स की, वो सिरेमिक्स से बना हुआ है, ये क्या मटेरियल है किसको पता। ये मटेरियल जब मिट्टी में मिलाया जाता है तो सबसे पहला जो नुकसान होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनको सबसे पहले डैमेज होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां रहते हैं, बैक्टीरियाज, एल्गी, फंजाई, बड़ी सारी और चीजें होती है, जो नेमेटोड्स और बड़े आपके केंचुए वगैरह, इनको इमीडिएट इम्पैक्ट होता है और इनकी संख्या, इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनकी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एडवर्सली इम्पैक्ट करती है और ये अल्टीमेटली चल के धीरे 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 करके सारे एनवायरनमेंट को खतरा पैदा करते हैं। इसी तरह से पता नहीं इसके अंदर और कोई स्पेसिफिक आयन टॉक्सिसिटी हो जिसको प्लांट की रूट्स जड़ों के माध्यम से ले ले और उसको प्लांट का जो फूड मटेरियल है उसमें अगर पहुंच जाए फूड चेन में, तो वो भी आगे चल के पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसके चलते जो और दूसरे सप्लीमेंट्स है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स या नेचुरल सप्लीमेंट्स, इसकी तरफ जरूर किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। एक टैगिंग के मिसयूज की भी बात की गई है कि नैनो फर्टिलाइजर्स और जो बायो स्टिमुलेंट्स है उनको जबरदस्ती टैगिंग की जा रही है। ये क्या मुद्दा है और इसका क्या निवारण है? ये हाल ही में देखने में आया है कि कुछ जगह पर जो डीलर्स है, जब किसान खरीदने जाता है कोई फर्टिलाइजर की बैग, तो उसको वो डीलर या जो बेचने वाला है उनको बाध्य करता है कि आपको एक बोरी तब दी जाएगी जब इसके साथ आप ये 2 चीजें और खरीदो। मतलब एक बोरी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर अगर खरीदोगे तो आपको ये चीजें खरीदना पड़ेगा, एक बोतल ये खरीदना पड़ेगा, एक बोतल वो। तो इस तरह की बाध्यता की जाती है जो अनुचित है, बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और किसान को तो उस समय फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता है और उसका ये पूरा फायदा उठा करके फिर लोग ये टैग्ड मटेरियल को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब ये भी नहीं पता होता है कि उसकी गुणवत्ता क्या है, वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत नोटिफाइड है या नहीं है, उसका गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है या नहीं है, उस प्रोडक्ट में क्या कंटेंट है ये भी पता नहीं है। तो ये बिल्कुल ही अनुचित है और ये बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है, बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। इसके ऊपर तुरंत कंट्रोल करना आवश्यक है। तो जो अभियान चलाया जाए, जो देश में नकली उर्वरकों के बारे में जो अभियान चलाया जाए, उस अभियान में ये बात का भी जिक्र हो, इस बात का भी जिक्र हो, इसको एंश्योर किया जाना चाहिए और ताकि, क्योंकि किसानों की अदरवाइज बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो जाए। और इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने में ब्रीफली अगर आप बता सके, डिजिटाइजेशन और लैंड रिकॉर्ड्स के अपडेशन कितना इम्पोर्टेंट है ताकि जो सही लाभार्थी है उसी को वो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर मिल पाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज का भारत, 100 वर्ष पूर्व का भारत और 100 वर्ष के बाद का भारत, ये परिवर्तन का समय है। 100 साल पहले उर्वरक नहीं थे। आज जो उर्वरक दिए जा रहे हैं वो सब्सिडाइज रेट में किसानों को दिए जा रहे हैं। जो 22-22.5 रुपया 1 किलो का यूरिया होता है वो 5.5 रुपए में किसान को दिया जा रहा है। सरकार उसके ऊपर लगभग 20 से 22-23 रुपए तक का बोझ उठाती है। ये बोझ उठा करके सरकार जो उर्वरक दे रही है, ये ऐसे कैसे तो चलेगा नहीं। 100 साल बाद ये सिस्टम आएगा कि ये डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए जो बेनिफिशियरी है, कि रियली जो किसान है उसी को बेनिफिट मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए। ये भारत देश में तब संभव है जब हमारे सारे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएंगे, ताकि ये पता चले असली लैंड होल्डर कौन है, लैंड का ओनर कौन है। लैंड ओनर को मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए, या जिसको लीज किया है बटाईदार को, उसको मिलना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं। और एरिया और क्रॉप के हिसाब से भी कितना फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, किस क्रॉप की कितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही फर्टिलाइजर उसको दिया जाए, उतने ही फर्टिलाइजर पर उसको सब्सिडी मिले। सॉइल हेल्थ कार्ड में दिखाया हुआ जो अमाउंट है फर्टिलाइजर का, उतने अमाउंट में ही सब्सिडी मिले। तो ये एक मुद्दा है जिसको बहुत बृहद उस पर चर्चा की आवश्यकता है और समय अभी शुरुआत करने का समय सही यही है। तो आने वाले कुछ समय में ये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो किसान को होना है, उसमें फर्टिलाइजर अवश्य आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे नकली उर्वरक, किसानों और पर्यावरण के लिए बढ़ती चुनौती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय उर्वरक संघ के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में